बहन की खातिर एक भाई सूली पर चढ़ने को तैयार हो गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रसूलपुर में एक 30 साल का लड़का रहता था जिसके पिताजी नहीं थे, माँ और 2 बहनें थीं। वह मुंबई में काम करता था। एक बार उसकी छोटी बहन 17-18 साल की थी। भाई से जिद कर बैठी, भैया मैं भी चलूंगी। भाई ने मना किया लेकिन वह नहीं मानी। भैया के साथ मुंबई चली गई। भाई काम पर चला गया। बहन 15 दिन तक कमरे पर रही, लेकिन एक दिन बहन ने ऐसा कुछ काम कर दिया जिसका बहुत बड़ा अंजाम होने वाला था। जब उसके भाई ने अपनी बहन को ऐसी दशा में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपनी बहन से कहा कि तू यहाँ से भाग जाओ। अपनी बहन को बचाने के लिए एक भाई ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। जो अंजाम बहन का होना था, अब वही अंजाम भाई का होने वाला था। आखिर उस बहन ने ऐसा क्या किया? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रसूलपुर गांव में एक छोटा सा परिवार था। एक 35 साल का लड़का रहता था। उसकी शादी नहीं की थी। घर में 2 बहनें और माँ थी। पिताजी की मौत बहुत पहले हो गई थी और 15 साल की उम्र में ही मुंबई में काम कर रहा था और उसे काम करते हुए लगभग 15 साल हो गए थे। बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसका नाम रमेश था। एक बार वह छुट्टी लेकर अपने गांव आया तो उसकी छोटी बहन जो 17-18 साल की थी, जिसका नाम आशा था, जिद कर बैठी कि भैया मुझे मुंबई देखनी है और मैं भी आपके साथ काम करूंगी और ज़्यादा पैसे कमाऊंगी तो हम लोग माँ को भी अपने साथ मुंबई ले चलेंगे। भाई ने बहुत मना किया लेकिन वह नहीं मानी। माँ दूसरों के खेतों में काम करती थी। वह अपनी बहन को मुंबई लेकर चला गया कि कुछ दिन के लिए मुंबई घुमा दूंगा। छुट्टी में एक दिन उस दिन मुंबई घुमा दी। 15 दिन तक कमरे पर रही। आसपास की जो लड़कियां और किराए पर रहती थीं, उनमें से एक लड़की जिसे रमेश बहुत पसंद करता था, लेकिन वह शायद शादी करने के लिए मना कर रही थी। लड़कियों से आशा की दोस्ती हो जाती है, लेकिन एक दिन जब रमेश नौकरी से रात में 9 बजे घर लौट कर आता है तो वहाँ का नज़ारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मकान मालिक खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी और बहन आशा वहीं बगल में बैठी हुई थी। उसकी हालत भी बहुत ख़राब थी और पास में मछली पकड़ने वाला कांटा पड़ा था जो मकान मालिक के गर्दन पर मारा गया था। जब भाई ने अपनी बहन से पूछा कि आखिर यह कैसे हुआ और किसने किया, तो आशा फूट फूट कर रोने लगी और भैया के गले लग गई। भैया मैंने मारा है, यह बहुत गंदे थे। भाई सब कुछ समझ गया कि आखिर क्या हुआ होगा। उसने अपनी बहन को वहाँ से तुरंत ट्रेन में बैठाया और कहा तू वहाँ से चली जा, पुलिस तुझे पकड़ लेगी और मैं यहाँ पर सब संभाल लूँगा। तू माँ से कह देना भैया का फ़ोन ख़राब हो गया है, और अपनी बहन को वहाँ से भगा देता है और फिर पुलिस स्टेशन पर जाता है। पुलिस वालों को बताता है कि मैंने अपने मकान मालिक का खून कर दिया है। मेरे किराए को लेकर झगड़ा हो गया था। बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा था। पुलिस वालों ने भी रमेश को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जब सुबह सबको पता चला तो सब यकीन नहीं कर रहे थे कि रमेश ने मकान मालिक का खून कर दिया है, क्योंकि रमेश इतना ही मेहनती और ईमानदार था। ना किसी से ज़्यादा बोलता था, ना किसी से लड़ाई झगड़ा था। फिर उसने किसी का खून कैसे कर सकता है, यह विश्वास करना बहुत मुश्किल था। उसकी बहन अपने गांव वापस चली गई। पुलिस वालों को शक हुआ कि इसकी बहन भी तो रहती थी। आसपास के लोगों से पता चला, लेकिन रमेश ने कहा उसका मन नहीं लग रहा था, खून तो मैंने किया है। जब आशा घर पहुंच गई तो माँ ने कहा तो इतनी जल्दी क्यों आ गई? वह रोने लगी, माँ के गले लग गई। माँ मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने भैया से कहा मुझे ट्रेन में बैठा दो, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। उसकी माँ ने कहा ठीक है, तू यहाँ पर आ गई, मैं भी यहाँ पर अकेली थी, मेरा भी मन नहीं लग रहा था। अच्छा किया तू आ गई। अब ऐसे ही 8 दिन निकल गए। आशा गुमसुम रहने लगी थी, ना किसी से बात करती थी, ना खाना खाती थी। माँ ने रमेश को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। उसने कहा
मामा भैया का फ़ोन खराब हो गया है, वह सैलरी आएगी तो नया फ़ोन लेंगे। माँ भी निश्चिंत हो गई, लेकिन माँ को भी कुछ न कुछ शक हो रहा था कि आखिर उनकी बेटी इतनी बोलने वाली, इतनी चहकने वाली, एकदम शांत कैसे हो गई। ना तो आशा अच्छे से खाना खाती थी, ना किसी से बात करती थी, ना ही आस-पास अपनी सहेलियों के पास जाती थी और न ही उसका कहीं मन लगता था। बस कमरे में बैठी आंसू बहाती रहती थी और गुमसुम बैठी रहती थी। माँ को देखकर अपने आंसुओं को छुपा लेती थी और बहाने बनाती थी। एक दिन आशा की माँ ने चिल्लाते हुए कहा, आशा से पूछा, आखिर आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? 1 महीना हो गया है, 1 महीने से तू भी ऐसी गुमसुम है और तेरे भाई का भी फ़ोन नहीं लग रहा है। आखिर ऐसा मुंबई में क्या हुआ जो तू मुझे बता नहीं रही है? उसकी माँ बहुत चिल्लाई तो वह अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मैंने मकान मालिक का खून कर दिया और भैया ने मुझे यहाँ से भगा दिया और खुद जेल चले गए। जब माँ ने यह सुना तो वह भी रोने लगी। फिर रमेश की माँ ने अपने मायके में फ़ोन किया। उसके भैया पैसे वाले थे और पढ़े लिखे थे। उसके भैया भी सारी बात बताई तो उसके भैया भी चलने को तैयार हो गए। अब आशा की माँ और आशा के मामा मुंबई जाने पहुँच गए। आशा के मामा ने रमेश के लिए वकील किया, लेकिन सारे सबूत रमेश के खिलाफ थे। रमेश ने खुद कबूल किया था कि उसी ने मकान मालिक का खून किया है, लेकिन शायद सच्चाई अभी तक छुपी हुई थी, क्योंकि रमेश ने अपनी बहन से कुछ पूछा ही नहीं था, क्योंकि उसने कहा भैया वह बहुत खराब है, तो वह उसने सोचा शायद वही बात होगी। सच्चाई जो किसी को पता नहीं थी सिवाय आशा के। जब आशा से पुलिस वालों ने पूछा उस रात अपने घर क्यों चली गई थी, तो आशा बोली कि सर मेरे भैया को छोड़ दो, मेरे भैया ने खून नहीं किया है, खून मैंने किया है। मेरे भैया ने तो झूठ इल्ज़ाम अपने सर ले लिया है। मेरे भैया को छोड़ दो, क्योंकि वह अंकल बहुत गंदे थे। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि चलो आशा, तुम्हें भी नौकरी करनी है, तुम्हारा भैया अकेला नौकरी करता है, तुम भी करोगी तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे और तुम्हें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान काम है, तुम्हें बहुत अच्छी सी नौकरी लगवा दूंगा, केवल 2-3 घंटे का काम है और 5,000 रुपये मिलेंगे। मुझे भी नौकरी करने का शौक़ था तो मैंने भी हाँ कर दी और मैं उनके साथ चली गई। वह मुझे एक फार्म हाउस में ले गए और मुझे एक सेठ के पास भेज दिया और कहा तुम्हें इन सेठ को करना है, इसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे। जब मैंने मना किया तो वहाँ से भागने लगी तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरी वीडियो दिखाई जो उन्होंने मेरी वीडियो बना ली थी और आशा फूट फूट कर रोने लगी। और उसने उस दिन मेरे साथ जो अंकल ने किया वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आशा के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसके बाद वह मुझे भैया के आने से पहले मुझे घर पर छोड़ दिया और मुझसे कहा अगर तूने अपना मुँह खोला तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। अपने भैया को भी मैं कुछ नहीं बता सकती थी। आसपास की लड़कियों को मैंने बताया, तब उन्होंने मुझे बताया कि और वह भी रोने लगी। उन्होंने कहा कि इस आदमी ने हमारे साथ भी ऐसा ही किया था, वह हमारे साथ अब भी ऐसा ही कर रहा है। हम तो कुछ ना कर सके, अपनी किस्मत मानकर उसकी बात मानते हैं और हमारी वीडियो वायरल करने की धमकी देता है अगर हम उसकी बात नहीं मानते हैं। हम अपने घर पर भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं और हमें उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बदले वह हमें रुपए देता है और कहता है यही तुम्हारी नौकरी है। 4 दिन बाद उसने मुझसे फिर कहा कि तुम्हें इस जगह चलना है। मैंने जब मना किया तो उसने मुझे फिर वही धमकी दी। मेरा खून खौल गया जब उसने मुझसे कहा कि तेरी बड़ी बहन के साथ भी मैंने यही सब किया था। जब वह यहाँ पर मुंबई में नौकरी करने के लिए तेरे भाई के साथ आई थी, तब मुझे याद आया मेरी बड़ी बहन मुंबई से आई थी नौकरी करने के लिए। उसके बाद जब 1 महीने बाद वह घर गई तो हमेशा रोती रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। आखिर मेरी बहन ने एक दिन खुदकुशी कर ली, फांसी लगा ली और किसी को यह पता ही नहीं चला कि आखिर उसने खुदकुशी क्यों की है। आज उसे सब समझ में आ गया था कि आखिर मेरी बहन ने खुदकुशी क्यों की थी। अब मुझे पता चला। जब मैंने यह बातें सुनी तो मेरा खून खौल गया
और मैंने उस मछली पकड़ने वाले कांटे को उस आदमी के गर्दन में घुसा दिया, जिसकी वहीं पर मौत हो गई। जब पुलिस वालों ने यह सुना तो उन्होंने भी तहकीकात की और सब कुछ पता चला। आसपास की लड़कियों से पूछा गया तो उन लोगों ने भी सच सच बताया कि आज आशा की वजह से हम लोग इस दलदल से मुक्त हो गए हैं। जब उस मकान मालिक का फ़ोन जब्त किया गया, जो उसके पास एक नहीं 3-4 फ़ोन थे, उनमें ढेर सारी लड़कियों के वीडियो पड़े थे। आशा ने अपनी फ़ोटो और कुछ लड़कियों की फ़ोटो तो डिलीट कर दी थी, लेकिन अभी भी बहुत सी लड़कियों की वीडियो उनके फ़ोन में थी। ऐसी ही लड़कियों की वीडियो पड़ी हुई थी, जिससे वह लड़कियों को ब्लैकमेल करता था और उनके साथ यह गंदा काम करवाता था। बदले में उन्हें रुपए देता था और सारे रुपए वह खुद रखता था। एक तरह का वह दलाल था। जब उसे मकान मालिक की बीवी से पूछा गया कि अपने पति को तलाक देकर अलग रह रही थी और अपनी 2 बेटियों के साथ, तो उससे पूछा गया तो उसने भी कहा, हाँ मेरा पति यही काम करता था, इसी वजह से मैंने उसे तलाक दे दिया और अपनी दोनों बेटियों के साथ अलग रहने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटियों पर ऐसे आदमी का साया भी पड़े, क्योंकि उसके 4 मकान थे, सारे मकान किराएदार पर दे रखे थे और ज़्यादातर लड़कियों को ही देता था। एक मकान में उसकी पत्नी और अपनी बेटियों के साथ अलग रहती थी। पुलिस वालों को जब सब पता चल गया तो उन्होंने भी खून का केस आशा के ऊपर से हटा दिया कि उसने अपनी रक्षा के लिए खून हुआ है, और कोर्ट में भी केस चला तो रमेश को छोड़ दिया गया और आशा पर भी खून का इल्ज़ाम था, उसे भी हटा दिया गया, क्योंकि उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए और बहुत सी मासूम लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए यह कदम उठाया था। वह देश का गुनहगार था और उसे सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी थी। और वहीं पर एक लड़की रहती थी जो रमेश को बहुत पसंद करती थी, लेकिन वह मकान मालिक के डर की वजह से उसे शादी करने के लिए मना कर रही थी। और रमेश भी उसे बहुत पसंद करता था, क्योंकि मकान मालिक उसे हमेशा धमकाता था कि अगर तूने शादी की तो मैं तेरी वीडियोस सभी वायरल कर दूंगा। और अब उसने रमेश से शादी करने के लिए हाँ कर दी। रमेश की मां ने रमेश को और अपनी बेटी को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी एक बेटी को तो खो दिया, अगर मैं तुम दोनों को खो देती तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाती, मैं किसके सहारे जीती, मैं मर जाती। फिर रमेश की मां ने भी रमेश की और उस लड़की की शादी करवा दी जिसका नाम रागनी था, और खुद अपनी बेटी को लेकर गांव वापस चली गई। आपको यह कहानी कैसी लगी? एक भाई ने अपनी बहन के लिए जो किया वह शायद ही कोई भाई अपनी बहन के लिए कर सकता था। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।